हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद जोशी। आई एम जोशी सिंह एंड आज हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के अंदर हमने कहाँ तक पढ़ लिया था कि रेस्पिरेशन क्या है बच्चों। एक रेस्पिरेशन है एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस। क्या है? ऑक्सीडेटिव। मतलब कि यहाँ पर क्या किया जाएगा? ब्रेक डाउन किया जाता है। ये आप सब जानते हैं। ब्रेक डाउन मोस्टली क्या किया जाता है, यहाँ तक कि कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, प्रोटीन होती हैं, फैट भी होते हैं, जिनका ब्रेकडाउन किया जाता है। डिपेंड करता है कि किसको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो मोस्टली जो होती है वहाँ पर क्या किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो मोस्ट क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो एक्सर्गोनिक नेचर का होता है कार्बोहाइड्रेट, इसीलिए जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में जिसका यूज किया जाता है वह क्या होता है, मोस्टली कार्बोहाइड्रेट का यूज किया जाता है। ठीक है, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है। यह कैसी है? मल्टी स्टेप प्रोसेस है, मल्टी स्टेप है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन या फिर कह सकते हैं हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन किया जाएगा। किसका किया जाएगा बच्चों? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ठीक है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन किया जाता है। अब देखिए रेस्पिरेशन के अंदर क्या किया जाता है, ग्लूकोज का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या किया जाएगा, ब्रेकडाउन किया जाएगा। ब्रेकडाउन को हम क्या कहते हैं यहाँ पर, इसे ऑक्सीडेशन। तो ग्लूकोज का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ब्रेकडाउन किया जाता है तो क्या निकलती है, एक तो क्या निकलेगी, CO2 निकलेगी। ठीक है, वाटर रिलीज होगा, वाटर के साथ में एनर्जी रिलीज होती है। अब ये जो एनर्जी हीट की फॉर्म में रिलीज होती है और इस एनर्जी से क्या प्रोड्यूस किए जाते हैं, ATP प्रोड्यूस किए जाते हैं। रेस्पिरेशन के अंदर कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होता है। एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं होती है एक ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन करने के लिए। ठीक है, ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करने के लिए, कितने स्टेप की रिक्वायरमेंट होती है? फर्स्ट तो क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस। सेकंड होता है क्रेब्स साइकिल एंड थर्ड होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। थर्ड क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इसके अंदर क्या किया जाता है, ATP जो होती है एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस की। ग्लाइकोलाइसिस क्या है, कहाँ पर होती है ये प्रोसेस और इसके अंदर क्या क्या किया जाता है। अब देखिए ग्लाइकोलाइसिस जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, साइटोसोल के अंदर पाई जाती है। साइटोसोल आप सभी जानते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास में क्या होता है, सेल प्रेजेंट होता है। तो सेल का जो इंटरनल रीजन होता है, जहाँ पर सारे क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स, प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं, वो रीजन क्या होता है, सेल का साइटोसोल रीजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्रेब्स साइकिल कहाँ पर होता है, क्रेब्स साइकिल की जो प्रोसेस होती है वह कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ठीक है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये रीजन दे रखे हैं कि कौन से रीजन में कौन सी जो है वो प्रोसेस कंप्लीट की जाती है। अब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन किया जाता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर और इनर दो मेम्ब्रेन होती हैं। तो इनर जो मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, वहां पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या किया जाएगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन किया जाता है। अब देखिए ये जो तीनों की प्रोसेस हैं, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट, क्योंकि यूकैरियोट के अंदर भी रेस्पिरेशन हो रहा है। ठीक है, अब रेस्पिरेशन ऐसा तो यानी कि प्रोकैरियोट नहीं करते हूँ, डिपेंड करता है कि किस कंडीशन में हो रहा है। ऑक्सीजन की जब प्रेजेंस पे होगा रेस्पिरेशन यहाँ लिखती हूँ। रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एरोबिक रेस्पिरेशन होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, एन एरोबिक रेस्पिरेशन होगा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इससे क्या मतलब है, इससे ये मतलब नहीं है कि एरोबिक है तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे ना, बिल्कुल नहीं। एरोबिक का मतलब क्या है, जिन्हें रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, हमें क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। मतलब कि ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही क्या होते हैं, प्रोकैरियोट होते हैं। प्लांट हो गए, प्लांट में भी क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। प्रोकैरियोट के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन देखा जाता है, और कुछ क्या होते हैं, एनएरोबिक होते हैं। तो हम बात करते हैं प्रोकैरियोट के अंदर ये प्रोसेस कहाँ पर होती है। प्रोकैरियोट के अंदर और यूकैरियोट के अंदर दोनों में जो ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर होगी, साइटोसोल के अंदर ही
होती है। प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उनमें क्या देखने को मिलेगी, ग्लाइकोलाइसिस साइटोसॉल के अंदर ही होगा, है ना। और जो क्रेब्स साइकिल है, क्रेब्स साइकिल की हम बात करें बच्चों, तो जो प्रोकैरियोट होते हैं, प्रोकैरियोट के अंदर क्रेब्स साइकिल के जो साइकिल होता है वह कहाँ पर प्रेजेंट होता है, क्रेब्स साइकिल देखा जाता है साइटोसॉल के अंदर। जबकि जो यूकैरियोट होते हैं, यूकैरियोट के अंदर क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, ठीक है। और तीसरी जो है प्रोसेस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो होता है प्रोकैरियोट में कहाँ पर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, इन दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या देखने को मिलेगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्रेब्स साइकिल कहाँ पर होगा, साइटोसॉल में, और ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होगी, साइटोसॉल में। तो आपको ये समझ में आया कि रेस्पिरेशन क्या है। तो देखिए रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है। रेस्पिरेशन क्या है, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है, जिसमें रेस्पिरेटरी जो सबस्ट्रेट हैं ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाएगा, ऑक्सीडेशन किया जाता है। ऑक्सीडेशन के बाद में एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। अब ये जो एनर्जी रिलीज होती है इसका किस में यूज किया जाता है बच्चों, एटीपी का फॉर्मेशन करने में इस एनर्जी का क्या किया जाएगा, यूज किया जाता है, ठीक है। तो जो कंपाउंड ऑक्सीडाइज किए जाते हैं, जिनका ब्रेक डाउन किया जाता है रेस्पिरेशन की प्रोसेस में, उन्हें क्या कहा जाता है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहा जाता है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहा जाएगा। तो देखिए ऑक्सीडेशन जब होता है तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो है वो एक सिंगल स्टेप में कभी भी एनर्जी रिलीज नहीं करते हैं। एक ये जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, कंप्लीट जो ब्रेकडाउन होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ग्लूकोज का, ये पूरी प्रोसेस मिला करके होगा, है ना। देखिए ग्लूकोज का ब्रेकडाउन क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल दोनों को मिला करके कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगा। अब ये जो एनर्जी रिलीज होती है, हीट की फॉर्म में जो एनर्जी रिलीज होती है, इलेक्ट्रॉन रिलीज किए जाते हैं, इनको ट्रैप किया जाएगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में, जहां पर एटीपी क्या होती है, रिलीज की जाती है। आपसे पूछे कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन कहां पर होगा, तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल दोनों को मिला करके, और एटीपी कहां पर प्रोड्यूस किए जाते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के अंदर, ठीक है। और रेस्पिरेशन के अंदर ये तीनों ही पाथवे कंप्लीट, क्योंकि क्या है, मल्टी स्टेप प्रोसेस होती है। रेस्पिरेशन हो या फिर मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होती हैं, मल्टी स्टेप होती हैं। कभी भी एक सिंगल स्टेप में हम खत्म नहीं कर सकते कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किया और हमें ये सारे प्रोडक्ट मिल जाएं। ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा तो हमें CO2, वाटर और एनर्जी रिलीज होंगी। ये तीनों की तीनों जब स्टेप कंप्लीट होंगे तभी ये हमें प्रोडक्ट मिलेंगे देखने को, ठीक है। तो देखिए ये जो है रेस्पिरेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, मल्टी स्टेप प्रोसेस है, जहां पर क्या किए जाते हैं, एटीपी की सिंथेसिस की जाती है और हमें क्या किया जाता है, एनर्जी की रिलीज की जाती है, ठीक है। एटीपी क्या है, एटीपी की आप बात करें तो एटीपी क्या है, एनर्जी की करेंसी है, एनर्जी करेंसी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके। लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास में जो एनर्जी की करेंसी है, जिसका यूज करते हैं आप और हम, जो हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, किस फॉर्म में होती है बॉडी को रिक्वायरमेंट, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एटीपी की फॉर्म में बॉडी को क्या होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब देखिए सेलुलर रेस्पिरेशन हम किसे कह रहे हैं, जो सेल के अंदर हो रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उनके पास में बात यह है कि सेल तो प्रेजेंट होगी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास में, ठीक है। वायरस है, वायरस क्या है, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जबकि प्रोकैरियोट हो गए, बैक्टीरिया हो गए, ठीक है, प्लांट हो गए, ह्यूमन हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सभी क्या हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन शो करते हैं। तो जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, यहाँ पर जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज का क्या किया जाएगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। और क्या होगा, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन कहाँ होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। देखिए ग्लूकोज का क्या होता है, यहाँ पर लिखती हूँ, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा ग्लूकोज का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। एरोबिक रेस्पिरेशन है तो यहाँ पर क्या होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगा, ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा और इसके थ्रू क्या रिलीज किए जाएंगे, CO2, वाटर एंड एनर्जी। तो देखिए ये क्या है, ग्लूकोज का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन है। इसे हम क्या कहेंगे, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन कहाँ होगा, ग्लूकोज का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में।
हाँ तो बच्चों हमने बोला कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा रेस्पिरेशन, नॉन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ग्लूकोज का क्या किया जाएगा, कंप्लीटली ब्रेक डाउन किया जाएगा, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज किया जाएगा ग्लूकोज। ठीक है, बात करें एन एरोबिक की, तो एन एरोबिक जो होता है यहाँ पर क्या किया जाता है, जो ग्लूकोज होता है इसका मतलब कि जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है, रेस्पिरेटरी जो सबस्ट्रेट होता है एन एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर, देखिए हमें पता है कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा, तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा एन एरोबिक रेस्पिरेशन। इसे हम क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन से हमारा क्या मतलब है कि ग्लूकोज का जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन किया जाएगा तो वाटर, CO2 और एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, लेकिन इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन के अंदर एनर्जी क्या होती है, कम रिलीज होगी। ठीक है, जैसे कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन में हमें 32 ATP मॉलिक्यूल मिलते हैं, जबकि इनकम्प्लीट में क्या होते हैं, 32 के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा कम जो है वो एनर्जी मॉलिक्यूल मिलते हैं। तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन एन एरोबिक होगा और ये किसकी एब्सेंस में होगा, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा। यहाँ पर जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है वह उसका ब्रेकडाउन कहाँ किया जाएगा, एन एरोबिक कंडीशन में क्या होगा, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन किया जाएगा। अब बच्चों इससे आगे हमने क्या देख लिया, एक रेस्पिरेशन का हमने आउटपुट देख लिया कि हमने क्या क्या पढ़ा था, आगे इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट साइकिल है हमारा कौन सा, ग्लाइकोलाइसिस, इसको स्टार्ट करेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। ग्लाइकोलाइसिस की हम बात करेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर क्या होता है, कैसे ये प्रोसेस स्टार्ट होती है और कहाँ पर देखी जाती है। तो हमने देखा कि ग्लाइकोलाइसिस चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, दोनों के अंदर कहाँ पर देखने को मिलती है, हमें साइटोसॉल के अंदर हमें देखने को मिलती है ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस जैसे कि नाम से ही इसमें पता चल रहा है, ग्लाइको मतलब कि ग्लूकोज, लाइसिस मतलब कि ब्रेकडाउन। तो ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन है, जो फर्स्ट साइकिल आपसे कोई पूछे कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कहाँ पर स्टार्ट होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन फर्स्टली स्टार्ट होगा किसके अंदर, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। तो हम बात करते हैं फर्स्ट साइकिल की, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर हम बात कर रहे हैं ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। जैसे कि नाम के अंदर इसका पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या किया जाएगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज या ग्लूकोज क्या किया जाएगा, ब्रेकडाउन किया जाएगा। यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस को हम क्या कहते हैं, EMP पाथवे के नाम से भी जाना जाता है, नॉन एज EMP पाथवे। EMP पाथवे की फुल फॉर्म क्या होगी, 3 साइंटिस्ट थे, एम्बेडेन, मेयरहाफ एंड कौन से थे, थर्ड थे आपके पार्नस। इन्होंने तीनों ने मिलकर के ये ग्लाइकोलाइसिस जो पाथवे था वो रिप्रेजेंट किया था। इन तीनों के नाम पर ही इसे क्या कहा जाता है, EMP पाथवे कहा जाता है। EMP पाथवे का फुल नाम क्या है बच्चों, एम्बेडेन, मेयरहाफ एंड पार्नस। ठीक है, एम्बेडेन, मेयरहाफ एंड पार्नस, इन तीनों के नाम पर ही इसे क्या कहा जाता है, EMP पाथवे के नाम से जाना जाता है। अब ये ग्लाइकोलाइसिस की जो रिएक्शन है हमें कहाँ पर देखने को मिलती है, ग्लाइकोलाइसिस की रिएक्शन देखने को मिलेगी हमें इन साइटोसॉल के अंदर हमें देखने को मिलेगी ग्लाइकोलाइसिस। तो देखिए ग्लाइकोलाइसिस की हम बात कर रहे हैं, आपकी बुक में क्या दे रखा है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किया जाता है, EMP पाथवे के नाम से इसे जाना जाता है। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर होती है, सेल के साइटोसॉल के अंदर यह प्रोसेस हमें देखने को मिलती है। अब देखिए ग्लूकोज के अंदर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट शुगर कौन सी होती है, सुक्रोज होती है। ट्रांसपोर्ट से हमारा क्या मतलब है कि सिंथेसिस हुई, फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस हुआ। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है एक ही जगह पर तो स्टोर होगा नहीं, एक जगह पर स्टोर नहीं होगा तो पूरी प्लांट की बॉडी के पास में क्या किया जाएगा, ट्रांसलोकेशन के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। इस कंडीशन में जो ग्लूकोज है वह ट्रांसपोर्ट शुगर ना होकर के कौन सी होती है, सुक्रोज को ट्रांसपोर्ट शुगर की फॉर्म में यूज किया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखती हूँ, सुक्रोज क्या है, सुक्रोज ट्रांसपोर्ट शुगर है, ट्रांसपोर्ट
शुगर है, मतलब कि प्लांट के अंदर एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर सोर्स टू सिंक जो कार्बोहाइड्रेट का क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वह ट्रांसपोर्ट में कौन सी शुगर यूज की जाती है, सुक्रोज। सुक्रोज को ही भाई हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि सुक्रोज कैसी शुगर है, एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग, इसके पास में कोई भी रिड्यूसिंग एंड नहीं होता है, कोई भी फ्री जो है वो इसका एंड नहीं होता है। सो यह अदर जो मॉलिक्यूल है उनके साथ में क्या नहीं करती है, इंटरेक्शन नहीं करती है, इसीलिए यह क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। अब देखिए प्लांट के अंदर जो सुक्रोज है, प्लांट के अंदर सुक्रोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाएगा, तो प्लांट के अंदर सुक्रोज को इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, सुक्रोज क्या है, एक डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड मतलब कि दो मोनोसैकेराइड से मिलकर के सुक्रोज का फॉर्मेशन हुआ है। सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज का कॉम्बिनेशन होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को क्या किया जाता है, लिंक किया जाएगा, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू ग्लूकोज और फ्रक्टोज को लिंक किया जाएगा और क्या बनाया जाएगा, सुक्रोज बनाया जाएगा। अब इस सुक्रोज को इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट किया जाएगा, वापस से सुक्रोज किस में कन्वर्ट कर देगा, इसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर, ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर हमारा सुक्रोज अब क्या हो गया है, कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। अब ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों क्या करेंगे, एंटर करेंगे ग्लाइकोलाइसिस पाथवे के अंदर, ठीक है, दोनों के दोनों कहाँ कर जाएंगे, एंटर इनटू दी ग्लाइकोलाइसिस पाथवे, ठीक है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज कहाँ पर एंटर कर गए, दोनों ग्लाइकोलाइसिस पाथवे के अंदर। अब देखिए ये तो हमने क्या देख लिया, इसका एक बैकग्राउंड देख लिया कि प्रोसेस में क्या होता है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे ग्लूकोज एंटर करेगा ऐसे ही क्या होगा, फ्रक्टोज के साथ में रिएक्शन होगी। ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन का कंपाउंड है, ये मैं पहले रफ कर दूं, पूरा बोर्ड क्या है खाली चाहिए इस रिएक्शन के लिए, ठीक है, पूरा पाथवे हम एक साथ कंप्लीट कर लेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर हम क्या देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किया जाएगा। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन एक सिंगल स्टेप में ना होकर के क्या होगा, मल्टी स्टेप प्रोसेस है, ठीक है, मल्टी स्टेप प्रोसेस है। तो यहाँ पे लिखती हूँ ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। देखिए ग्लूकोज का क्या किया जाएगा भाई, इसमें यूज किया जाएगा, ग्लूकोज के बिना तो हम कैसे ग्लाइकोलाइसिस करेंगे, है ना, ग्लूकोज ही नहीं होगा तो ग्लाइकोलाइसिस को तोड़ेंगे किसको, ग्लूकोज का क्या किया जाएगा, हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, हेक्सोकाइनेज, आपको नाम से एक एक एंजाइम के बारे में पता चल जाएगा कि भाई इसका नाम ये है तो इसका काम तो यही होगा। देखिए काइनेज मैंने बताया, काइनेज का काम क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप ऐड करने का, ठीक है। अब ये जो हेक्सोकाइनेज है, काइनेज है मतलब कि ग्लूकोज को क्या देगा, फॉस्फेट ग्रुप देगा। अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनके पास में जो फॉस्फेट ग्रुप प्रोवाइड कराता है मेनली कौन होता है, एटीपी। एटीपी से क्या किया जाएगा, ग्लूकोज दिया जाएगा और ये एटीपी जो है यह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, खुद एडीपी। एडीपी में कन्वर्ट क्यों हुआ, 3 फॉस्फेट थे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, अब किस में कन्वर्ट हो गया है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, मतलब कि एक फॉस्फेट इसने ट्रांसफर कर दिया। अब जब इसने एक फॉस्फेट ट्रांसफर कर दिया है तो किस कार्बन पर दिया है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इससे आपको कुछ समझ में आया, ग्लूकोज को हमने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया है विद द हेल्प ऑफ हेक्सोकाइनेज एंजाइम। हेक्सोकाइनेज का काम क्या है, हेक्सोकाइनेज का काम है बच्चों, काइनेज क्या है, हेक्सो मतलब कि 6 कार्बन, ठीक है, काइनेज क्या है, काइनेज है आपका जो फॉस्फेट ग्रुप ऐड करने का काम करता है, ठीक है। अब इसमें फॉस्फेट कहाँ से लिया हमने, एटीपी से 6 पोजीशन पर ग्लूकोज की पर एक हमने फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, हेक्सोकाइनेज ने ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया, ये हो गया फर्स्ट स्टेप, ठीक है। अब ये ग्लूकोज है जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा आपका किसके अंदर, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर। ये जो क्या है, इनके ऊपर ध्यान रखना कि रिवर्सिबल है, ये जो स्टेप है कि इरिवर्सिबल स्टेप है। रिवर्सिबल मतलब कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को आप इजीली किसमें, जो मैं बताऊंगी उसमें चेंज कर सकते हैं, रिवर्सिबल हो सकता है, ठीक है। इरिवर्सिबल में थोड़ी दिक्कत आती है, वहां पर एंजाइम की जरूरत पड़ती है। देखिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट
ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट किया जाएगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट की कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट होगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, किसकी प्रेजेंस में, फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज, फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को किस में कन्वर्ट कर देगा बच्चों, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। देखिए ये भी 6 कार्बन है और ये भी 6 कार्बन है, यहाँ तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ग्लूकोज को फ्रक्टोज में हमने आइसोमरेज की प्रेजेंस में क्या कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के आइसोमर होते हैं, इनके अंदर थोड़ा बहुत ही डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। फ्रक्टोज क्या है आपकी कीटो शुगर है और ग्लूकोज क्या आपकी एल्डो शुगर है। ठीक है, तो यहाँ पर आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज, ग्लूकोज है, फॉस्फेट ग्रुप इसके पास में प्रेजेंट है, एंजाइम का नाम आपको ऐसे जल्दी याद हो जाएगा, फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज। आइसोमरेज ने किसमें, ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर दिया है, बाकी सब तो सेम है, 6 फॉस्फेट, आइसोमरेज ने ग्लूकोज को फ्रक्टोज में चेंज किया है। ओके, अब देखिए फ्रक्टोज को हम क्या करेंगे, फ्रक्टोज को किस में कन्वर्ट किया जाएगा, 6 फॉस्फेट को, एक और फॉस्फेट अब हम इसे देंगे, तो इसमें कौन सा एंजाइम यूज करेंगे, देखिए फ्रक्टोज तो यहाँ पर है ही, तो फ्रक्टोज फॉस्फेट ऐड करेंगे, फ्रक्टोज फॉस्फोकाइनेज। ठीक है, फ्रक्टोज फ्रक्टोकाइनेज का क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा, फ्रक्टोकाइनेज एंजाइम। ये क्या करेगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया जाएगा तो वापस से वही एटीपी से क्या रिलीज हो जाएगी, एडीपी रिलीज हो जाएगी। देखिए पहले हमारे पास में 6 कार्बन पर था फॉस्फेट ग्रुप, अब फर्स्ट पोजीशन पर भी हमने क्या कर दिया है, फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया है। सो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से हमारा क्या बन गया, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। कार्बन टोटल कितने हैं, 2 कार्बन है, सॉरी 6 कार्बन है। ठीक है, और ये 6 कार्बन का कंपाउंड है। अब ये 6 कार्बन का जो कंपाउंड है इसको किस में कन्वर्ट किया जाएगा, एल्डोलेज की प्रेजेंस में, एल्डोलेज लेज और लाइज जिनके बीच में आए मतलब कि वो कुछ ना कुछ तोड़फोड़ मचाने आए हैं, तोड़ेंगे ये। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, सॉरी फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट 6 कार्बन का है। अब ये 6 कार्बन का कंपाउंड 3 कार्बन के 2 कंपाउंड में टूट जाएगा। 3 कार्बन के 2 कंपाउंड एल्डोलेज की प्रेजेंस में कौन से होंगे, एक तो होगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट 3 कार्बन का कंपाउंड है ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट टूटा, एक तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के अंदर और एक टूटा है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर। ठीक है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। देखिए डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट थे इसके पास में, एक तो यहाँ पर आ गया और एक यहाँ पर आ गया। ये क्या है, 3 कार्बन का कंपाउंड है और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी 3 कार्बन का क्या है, कंपाउंड है। अब देखिए ये तीनों क्या है, कार्बन है, ये तीनों क्या है, एक दूसरे के आइसोमरेज है। तो यहाँ पर कौन सा एंजाइम आएगा, ट्रायोज, 3 कार्बन के हैं आइसोमरेज। ट्रायोज आइसोमरेज की प्रेजेंस में फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट किस में टूट गया है, एक तो टूट गया है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के अंदर और ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर ये कंपाउंड टूट गया है। ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में टूट गया है और ये एक दूसरे के आइसोमर है। सो ट्रायोज आइसोमरेज की प्रेजेंस में क्या हो जाएंगे, ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में इंटर कन्वर्ट हो सकता है या फिर ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में इंटर कन्वर्ट हो सकता है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत। अब देखिए डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमें 2 मॉलिक्यूल किसके मिलेंगे, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे। यहाँ से आगे ऊपर की तरफ लेके चलेंगे रिएक्शन को। ठीक है, अब देखिए ये रिएक्शन होगी यहाँ पर ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज, ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो जाएंगे तो हमें 2 मॉलिक्यूल किसके मिल जाएंगे, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट
ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, 3 कार्बन के हैं, 2 मॉलिक्यूल। डाईहाइड्रोक्सिन भी किसमें कन्वर्ट हो गया है, DHAP, इसे हम क्या कहेंगे, DHAP। DHAP भी ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में इंटर कन्वर्ट हो गया है। तो हमें 2 मॉलिक्यूल किसके मिल जाएंगे, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के हमें 2 मॉलिक्यूल मिल गए। ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को किसमें कन्वर्ट किया जाएगा, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में इसको किसमें कन्वर्ट किया जाएगा, 3 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में क्या किया जाएगा, इसको कन्वर्ट किया जाएगा। ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, 2 मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन का कंपाउंड, ठीक है। अब देखिए जब ग्लिसरैल्डिहाइड को ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पर जो NAD+ आयन होते हैं यह किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, NADH के अंदर। 2 NADH हमें क्या मिलेंगे, 2 NADH क्या किए जाएंगे, प्रोड्यूस किए जाएंगे। NAD+ डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का क्या किया जाएगा, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में डिहाइड्रोजनेशन किया जाएगा। तो इसकी प्रेजेंस में NAD जो प्लस है यह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADH में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट अगेन फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज की प्रेजेंस में, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, काइनेज का काम क्या होता है, ATP प्रोड्यूस करना है ना, फॉस्फेट ग्रुप ऐड करना। लेकिन यहाँ पर ये क्या करता है, फॉस्फेट ग्रुप सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हमें देखने को मिलता है। जब हमने देखा अब तक कि ATP से क्या किए जा रहे हैं, ADP बन रहे हैं, लेकिन सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हमें देखने को मिलेगा, ADP से हमें ATP प्रोड्यूस होंगे यहाँ पर। तो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। 3 फॉस्फोग्लिसरेट अगेन किस में हो जाएगा, इनोलेज की प्रेजेंस में, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज की प्रेजेंस में 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज की प्रेजेंस में, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज की प्रेजेंस में यह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। 2 फॉस्फोग्लिसरेट इनोलेज की प्रेजेंस में हो जाएगा, किसमें, इनोलेज की प्रेजेंस में, 2 फॉस्फोग्लिसरेट इनोलेज की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट के अंदर। फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट जो है वो यहाँ पर किस में कन्वर्ट किया जाएगा, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट हो जाएगा पाइरुवेट के अंदर। पाइरुवेट के हमें 2 कंपाउंड मिल चुके हैं, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट किस में कन्वर्ट हो गया है, पाइरुवेट काइनेज की प्रेजेंस में। यहाँ पर कौन सा एंजाइम होगा, पाइरुवेट काइनेज। देखिए इनोलेज ने पाइरुवेट काइनेज क्या किया है, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से हमें यहाँ पर भी फिर से क्या होगा, सबस्ट्रेट लेवल देखने को मिलेगा। 2 ATP बनेंगे 2 ADP से। देखिए ये स्टेप कौन सा है आपका, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ये है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। अभी आपको समझाऊंगी 1 मिनट। यहाँ पर भी हमें क्या मिल रहा है, गेन हो रहा है। अब हम बात कर रहे हैं कि हमें ATP कहाँ पर मिल रही है और हमें ATP यूज़ कहाँ पर किया। देखिए यहाँ पर हमने ATP यूज़ किया, यहाँ पर हमने ATP यूज़ किया। तो जहाँ पर ATP हमने यूज़ किया है वह कौन सा स्टेप होगा, इन्वेस्टिंग, या फिर हमने एनर्जी का यूज़ किया है
तो इसको हम यहाँ से यहाँ तक क्या कह सकते हैं, प्रिपरेशन फेज कह सकते हैं, ठीक है, प्रिपरेटरी या प्रिपरेशन, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया है, प्रिपेयर किया है, या फिर क्या किया है, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज है, ये क्या है, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज है, ठीक है, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। जबकि यहाँ से यहाँ तक जो है वो हमें क्या है, एनर्जी मिली है, ठीक है, एनर्जी मिली है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एनर्जी जनरेटिंग फेज। यहाँ पर लिख दूं, देखिए ये जो फेज है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, एनर्जी जनरेटिंग फेज, ठीक है। देखिए हमने क्या किया, हाँ तो देखिए ग्लाइकोलाइसिस के अंदर हमने क्या देखा, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का क्या किया जाएगा, ब्रेकडाउन किया जाएगा। लाइसिस मतलब कि ब्रेकडाउन। अब ग्लाइकोलाइसिस के अंदर हम ग्लूकोज से स्टार्ट करेंगे और एंड क्या होगा इसका, पाइरूवेट, ठीक है। यहाँ हम देखेंगे कि कंप्लीट ब्रेकडाउन हुआ है कि नहीं हुआ है और आगे हमें क्या करना है इसमें। तो देखिए ग्लूकोज से हमने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज क्या है बच्चों, फॉस्फोराइलेशन करेगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, ग्लूकोज से ग्लूको 6 फॉस्फेट में जो हमने कन्वर्ट किया है, ये इसका फर्स्ट स्टेप है। इस फर्स्ट स्टेप को हम क्या कहेंगे, फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, फॉस्फोराइलेशन हो गया ये फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, ग्लूकोज से हम फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोफ्रक्टो आइसोमरेज एंजाइम, ठीक है। फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज की प्रेजेंस में हम क्या करेंगे, ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट करेंगे। तो ये सेकंड स्टेप कौन सा होगा, बोलो जल्दी, सेकंड स्टेप होगा इसका आइसोमराइजेशन, ठीक है, आइसोमराइजेशन। बाद में रफ करके मैं लिखा दूंगी, लेकिन आपको एक बार इसके साथ साथ समझा देती हूँ, ठीक है। सेकंड स्टेप हो गया, हमने ग्लूकोज से फ्रक्टोज में कन्वर्ट किया है, तो आइसोमराइजेशन। अगेन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को हमने किस में कन्वर्ट किया बच्चों, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में, मतलब कि काइनेज की प्रेजेंस में एक और हमने फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया है। तो जो थर्ड स्टेप है हमारा, तीसरा स्टेप है ये, फर्स्ट हो गया यहाँ पर, सेकंड हो गया यहाँ पर, ठीक है, और थर्ड क्या है यहाँ पर। तो तीसरा जो स्टेप है यह भी क्या होगा हमारा, फॉस्फोराइलेशन। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों, फॉस्फोराइलेशन। आपको पता है फॉस्फोराइलेशन में भाई क्या किया जाएगा, एटीपी का यूज करके हम क्या करेंगे, फॉस्फेट ऐड करेंगे। देखिए जहां पर आपको खुद एनर्जी लगानी पड़ रही है तो वह क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, मतलब कि हमें कुछ मिल तो नहीं रहा है, हम खुद खर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो स्टेप है ग्लूकोज से लेकर के 1,6 बिसफॉस्फेट तक, जहां तक हमें एनर्जी देनी पड़ रही है, वह स्टेप हमारा क्या होगा, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज होगा, ठीक है, एनर्जी इन्वेस्टमेंट होगा, या फिर इसे हम क्या कहेंगे, प्रिपरेशन फेज। देखिए आपको एनर्जी लेने के लिए या फिर कोई काम करने के लिए पहले खुद भी तो तैयारी करनी पड़ती है, तभी हमें उसका क्या मिलता है, आगे जो बेनिफिट होता है वह मिलता है। तो यहाँ पर भी फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, उसके बाद हमें एनर्जी मिलेगी, ठीक है। एनर्जी मिलेगी वो हम आगे भी देखेंगे कि हमें कितनी एटीपी मिल रही है। हमने यहाँ पर खर्च किए हैं 2, लेकिन मिलेंगे हमें ज़्यादा, ठीक है। तो अब फायदा तो होगा ही जब हम कुछ अपना खर्च कर रहे हैं, एनर्जी लगा रहे हैं अपनी, ठीक है। तो देखिए थर्ड स्टेप हो गया हमारा फॉस्फोराइलेशन, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्जन हो गया है। अब एल्डोलेज का काम क्या है, तोड़ना। तो ये फोर्थ जो स्टेप है, फोर्थ स्टेप को क्या कहेंगे बच्चों, क्लीवेज। क्लीवेज फोर्थ स्टेप क्या है, क्लीवेज, जिसने 6 कार्बन के कंपाउंड को, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को 3-3 कार्बन के 2 कंपाउंड में ब्रेक कर दिया है। 3-3 कार्बन के कौन से हैं, एक तो है आपका डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये क्या है, 3 कार्बन का कंपाउंड है, और एक है आपका ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो 2 हमारे पास में 3-3 कार्बन के कंपाउंड है। अब ये तीनों का दोनों के दोनों क्या कर जाएंगे, आगे ग्लाइकोलाइसिस में एंटर कर जाएंगे। ग्लाइकोलाइसिस में ये एंटर करेंगे तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन बिसफॉस्फेट, सॉरी एसीटोन फॉस्फेट भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यह हो जाएगा ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो हमें कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे, 2 मॉलिक्यूल हमें किसके मिल गए, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के मिल गए, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल हमें ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के हमें 2 मॉलिक्यूल मिल गए हैं। अब ये कौन सा स्टेप हमारा, फिफ्थ है, तो इसे हम कहेंगे बच्चों आइसोमराइजेशन, क्योंकि आइसोमरेज एंजाइम का यूज किया जा रहा है, आइसोमराइजेशन, ओके।
आइसोमराइजेशन के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ग्लिसरैल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो गया है, ग्लिसरैल्डिहाइड कन्वर्ट हो गया है आपका किस में, ग्लिसरैल्डिहाइड जो है वो दो मॉलिक्यूल बन गए हैं इसके, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के जब दो मॉलिक्यूल बन गए हैं तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो डिहाइड्रोजनेज है यह क्या करता है, कन्वर्ट करेगा ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। ये जो रिएक्शन होती है यहाँ पर 2 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप में तो क्या किया जाएगा, ऑक्सीडेशन किया जाता है एल्डिहाइड का, ठीक है। और जो सेकंड स्टेप होती है, सेकंड स्टेप के अंदर क्या किया जाता है, फॉस्फोराइलेशन किया जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड का यहाँ पर जो फॉस्फोराइलेशन किया जाता है जिसके थ्रू यहाँ पर क्या होगा, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 1,3 एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया गया है, लेकिन यहाँ पर क्या किया जाएगा, ये जो फॉस्फोराइलेशन होगा वह किसके थ्रू किया जाएगा बच्चों, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब तक हमने एटीपी के थ्रू फॉस्फेट ऐड किया था, लेकिन यहाँ पर क्या किया जाएगा, फॉस्फोराइलेशन किया जाएगा बाई इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। ऊपर लिखती हूँ, क्योंकि ग्लिसरैल्डिहाइड से हमने 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, अब 2 फॉस्फेट तो किए हैं, ठीक है, फॉस्फोराइलेशन बाई इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है, फॉस्फोराइलेशन किया जाएगा। तो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज यहाँ पर क्या करेगा, फर्स्ट स्टेप में तो किसका किया जाएगा, जो एल्डिहाइड है उसका ऑक्सीडेशन किया जाएगा। देखिए फर्स्ट स्टेप जो होता है यहाँ पर क्या किया जाता है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किया जाएगा, और जो सेकंड स्टेप होता है वहाँ पर क्या किया जाएगा, जो फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया जाएगा। जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किया जाएगा तो ये जो NAD+ है, ठीक है, NAD+ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADH के अंदर। अब ये जो NADH हैं इनसे भी हमें क्या मिलती है, ATP मिलती है, लेकिन ये जो ATP है हम फाइनली कहाँ पर इनकी काउंट करते हैं, जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, ठीक है। NAD+ जो है वो NADH में कन्वर्ट हो गया है, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो यहाँ पर ऐड हो गई है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जब हमने ऐड की है तो 3 फॉस्फोग्लिसरेट किस में कन्वर्ट होगा, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर, ठीक है। 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर ये कन्वर्ट हो गया है। अब देखिए 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज क्या करेगा, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट को 3 फॉस्फेट ग्लिसरेट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से क्या किया जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और एटीपी क्या की जाएगी, प्रोड्यूस की जाएगी। देखिए नॉर्मली हम क्या कर रहे हैं भाई, फॉस्फोराइलेशन तो हो रहा है, लेकिन एडीपी से हम एटीपी बना रहे हैं। यहाँ पर हमने एटीपी से एडीपी यूज नहीं की है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हम क्यों कह रहे हैं, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में से एक फॉस्फेट निकली, इसने एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर सबस्ट्रेट कौन है, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, प्रोडक्ट कौन है, एटीपी। तो सबस्ट्रेट के थ्रू जो एटीपी फॉस्फेट ग्रुप निकलेगा वहां से हम एटीपी प्रोड्यूस करेंगे। सो इसे हम क्या कहेंगे, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो इसने क्या कर दिया है, एक फॉस्फेट ग्रुप रिलीज करके एटीपी का प्रोडक्शन कर दिया है, ठीक है। अब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। जब फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो गया तो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। अब 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 फॉस्फोग्लिसरेट। मतलब कि अभी तो तीसरी पोजीशन पर फॉस्फेट ग्रुप था, लेकिन यह क्या हो गया है, म्यूटेज एंजाइम की प्रेजेंस में 2 फॉस्फो, सेकंड पोजीशन पर क्या हो गया है, फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया गया है। सेकंड पोजीशन पर फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया गया है। अब ये 2 फॉस्फोग्लिसरेट किस में कन्वर्ट होगा, इनोलेज की प्रेजेंस में फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के अंदर। इनोलेज की प्रेजेंस में फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में जब यह कन्वर्ट होगा तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे इनोलेज की प्रेजेंस में। अब ये फॉस्फोइनोल पाइरुवेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पाइरुवेट के अंदर।
फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट 2 पाइरूवेट के अंदर कन्वर्ट हो गया। 2 पाइरूवेट, देखिए पाइरूवेट भी खुद क्या है, 3 कार्बन का कंपाउंड है पाइरूवेट। लेकिन जब यहाँ से 2 मॉलिक्यूल आ रहे हैं, या फिर इसको सिंगल सिंगल को भी आप, ये स्टेप ही होगा। देखिए ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट अकेला चलेगा तो 1 पाइरूवेट बनेगा, और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट अकेला ये पूरा स्टेप फॉलो करेगा तो 1 पाइरूवेट बनेगा। इसलिए दोनों को कंबाइंड करके ये पूरी रिएक्शन शो कर दी गई है कि 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, देन 2 फॉस्फोग्लिसरेट, देन फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट, एंड फाइनली क्या होगा बच्चों, पाइरूवेट। हमें क्या चाहिए, पाइरूवेट। अब देखिए हमने क्या बोला था कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किया जाएगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। लेकिन ग्लाइकोलाइसिस जो है वो यह एक ऐसा स्टेप है कि यह एरोबिक और एनएरोबिक दोनों के अंदर देखने को मिलता है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्लाइकोलाइसिस नहीं होगा, तो जो एनएरोबिक बैक्टीरियाज हो गए, ठीक है, उनके अंदर भी हमें ग्लाइकोलाइसिस देखने को मिलती है। मतलब कि हम यह नहीं कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही ग्लाइकोलाइसिस होगी। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है रेस्पिरेशन का, वह डिपेंडेंट नहीं होता है किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर। इट कैन बी अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और कैन नॉट बी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। कैन बी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और कैन बी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लाइकोलाइसिस हमें देखने को मिलेगी। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? ग्लाइकोलाइसिस के अंदर इजीली आप इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। देखिए ग्लूकोज से हमने क्या बना है, हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से आइसोमरेज की प्रेजेंस में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। अब 6 फॉस्फेट है तो हमें और इसका फॉस्फेट ग्रुप ऐड करना है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। काइनेज की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। अब एल्डोलेज क्या करेगा, क्लीवेज करेगा, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है। दोनों क्या है, 3-3 कार्बन के कंपाउंड है। देन ट्रायोज क्या हो जाएगा इसका, आइसोमराइज, ट्रायोज आइसोमरेज की प्रेजेंस में आइसोमराइजेशन होगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। हमारे पास में 2 मॉलिक्यूल किसके आ गए बच्चों, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के। अब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल जो है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। ये जो स्टेप होगा यहाँ पर हमें क्या होगा, एक तो फॉस्फोराइलेशन किसकी प्रेजेंस में, आपसे पूछा जाए कि ग्लाइकोलाइसिस के कौन से स्टेप के अंदर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का यूज करके फॉस्फोराइलेशन कराया जाता है। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से जब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट हम कन्वर्ट करते हैं तो वहां पर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का यूज किया जाता है और NADH का क्या होता है, प्रोडक्शन किया जाता है। ओके, कौन सा एंजाइम होता है इन्वॉल्व, डिहाइड्रोजिनेज, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ओके, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट को 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट किया जाएगा। 3 फॉस्फोग्लिसरेट में जब कन्वर्ट किया जाएगा तो फर्स्ट पोजीशन पर जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वह क्या हो जाएगा, ADP में ऐड होकर के ATP का प्रोडक्शन करेगा। जब हम ADP से खुद ATP बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सबस्ट्रेट, तो इसे हम क्या कहेंगे, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ओके, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से 2 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होगा, 1,3 बिस फॉस्फेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट। अब ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो फॉस्फोग्लिसरेट ब्यूटेज की प्रेजेंस में 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 फॉस्फोग्लिसरेट इनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ से क्या निकलेंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे, फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट, पाइरूवेट काइनेज की प्रेजेंस में पाइरूवेट में कन्वर्ट होगा, एंड यहाँ से हमें क्या प्रोड्यूस होंगे, 2 ATP। तो अब देखिए यहाँ पर हमने बोल दिया कि ये क्या है, जनरेटिंग फेज है और ये क्या है, इन्वेस्टिंग फेज है, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमें कितने ATP प्रोड्यूस हो रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस के साथ में और कितने हम खर्च कर रहे हैं, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस में आपको यहाँ तक दिक्कत, ग्लाइकोलाइसिस साइटोसॉल के अंदर हो रही है, साइटोसॉल के अंदर हो रही है, एरोबिक और एनएरोबिक दोनों जो हैं उनके अंदर हम देख रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और इट कैन बी अकर इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर हम देखते हैं, देखिए ग्लाइकोलाइसिस में हमने क्या किया है, ग्लूकोज टू ग्लूकोज से पाइरूवेट में कन्वर्जन किया है, ठीक है। यहाँ तक जो पाइरूवेट में कन्वर्जन हुआ है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट या फिर जो ग्लूकोज है, ठीक है, नॉट ऑक्सीडाइज कंप्लीटली, ठीक है, नॉट ऑक्सीडाइज्ड कंप्लीटली। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कंप्लीटली ऑक्सीडेशन हो गया ना बाबा, अब एक पाइरूवेट को आगे और एंटर करवाना है। पाइरूवेट कहाँ जाएगा, क्रेब्स साइकिल के अंदर। जब तक कंप्लीट नहीं होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, वाटर, CO2, एनर्जी तीनों चाहिए हमें, तब जा करके क्या होगा, इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। अब देखिए पाइरूवेट में जब हमने कन्वर्ट किया है तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला है,
एक तो हमारे पास में जो डिहाइड्रोजनेज वाला स्टेप होता है वहां पर हमें क्या मिलते हैं, 2 NADH, ठीक है, 2 NADH मिलते हैं। और हमें जो फर्स्ट स्टेप होता है सबस्ट्रेट लेवल का, वहां पर 2 ATP मिलते हैं। फॉस्फोइनोल पायरुवेट से हमें क्या मिलते हैं, 2 ATP मिलते हैं। कोई दिक्कत नहीं भैया, इतने हमें यहाँ पर मिल गए ATP। देखिए एक जो NADH होता है उसके पास में कितने होते हैं, 2.5 ATP होते हैं। अब 2 NADH है तो 2.5 और 2.5 मिला करके टोटल कितने हो गए, 5 ATP। देखिए एक NADH के पास में कितने होंगे, एक NADH के पास में होंगे 2.5 ATP। और जब 2 NADH हैं तो 2.5 प्लस 2.5 हम क्या कहेंगे यहाँ पर, 2.5 और 2.5 मिला करके टोटल 5 ATP। ओके, और ये हो गए 2 ATP और ये वाले हो गए 2 ATP। तो टोटल कितने हो गए, 9 ATP हमने यहाँ पर गेन किया है। अब लॉस भी तो करेंगे भैया, 2 ATP हमने यूज भी तो किए थे, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। तो माइनस हम क्या कर देंगे यहाँ पर 2 ATP। 2 ATP कहाँ पर यूज किए थे, प्रिपरेशन में, ठीक है, प्रिपरेशन में यूज किए तो 7 जो ATP हैं यह क्या होते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं। 7 ATP प्रोड्यूस होते हैं इन ग्लाइकोलाइसिस। ओके, ग्लाइकोलाइसिस में 7 ATP प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत। अब हम देखेंगे पायरुवेट, पायरुवेट कहाँ एंटर करेगा और आगे जो है वो क्रेब्स साइकिल में ये कैसे एंटर करेगा और कैसे अपना जो क्रेब्स साइकिल का पाथवे है उसको कंप्लीट करेगा। देखिए हम ये कह सकते हैं कि जो ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस जो है वो इट कैन बी अकर इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो दिस स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है, इन डिपेंडेंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इट कैन बी अकर एंड एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस अकर इन बोथ एरोबिक और सेकंड कौन सा है, एनएरोबिक। दोनों जो रेस्पिरेशन है वहां पर ग्लाइकोलाइसिस देखने को मिलती है। इसके बाद हम करेंगे पायरुवेट को आगे क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर कराएंगे, ठीक है। ये आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ जाएगा अब हमारा, पायरुवेट, पायरुवेट का ब्रेकडाउन कराएंगे अब। अब देखिए ग्लाइकोलाइसिस हो गया, ग्लाइकोलाइसिस का हमें क्या प्रोडक्ट मिला है, पायरुवेट। अब ये पायरुवेट जो है वो क्योंकि ग्लूकोज यहाँ से हमने पायरुवेट में कन्वर्ट किया है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन अभी नहीं हुआ है, तो पायरुवेट का क्या किया जाएगा, ऑक्सीडेशन होगा। पायरुवेट का ऑक्सीडेशन साइटोसोल में नहीं होगा, यूकैरियोट के अंदर। अगर बात करें हम प्रोकैरियोट की तो ये पायरुवेट जो है वो साइटोसोल के अंदर ही ऑक्सीडाइज होगा। लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म की। देन हम क्या कह रहे हैं कि पायरुवेट का ऑक्सीडेशन, हेडिंग क्या है हमारी, पायरुवेट ऑक्सीडेशन। तो ये जो पायरुवेट है, पायरुवेट क्या है बच्चों, पायरुवेट हमारा कहाँ से प्रोड्यूस हुआ है, पायरुवेट कहाँ पर एंटर करेगा, 2 मॉलिक्यूल हैं पायरुवेट के। पायरुवेट की स्ट्रक्चर कैसी है, पायरुवेट की स्ट्रक्चर कैसी है, अभी तो ये साइटोसोल में है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, ऑक्सीजन कार्बन, ठीक है। और ये क्या है, ये है आपके पायरुवेट की स्ट्रक्चर। ये पायरुवेट कहाँ पर है, इन दी साइटोसोल, साइटोसोल के अंदर है। अभी साइटोसोल से हम इसे कहाँ पर ट्रांसपोर्ट करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के पास में जब इसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास में भी इसको किस में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, हमें माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर। मैट्रिक्स क्या है, इंटरनल जो रीजन है। देखिए ये क्या है इसके पास में, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन। ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। और ये दोनों के बीच में क्या है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और ये क्या है, मैट्रिक्स है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है। अब पायरुवेट का ऑक्सीडेशन कहाँ पर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में।
तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में भेजने के लिए पाइरूवेट को यहाँ पर कुछ क्या होती हैं, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होती हैं। मैंने बताया ट्रांसपोर्टर प्रोटीन किसकी तरह काम करती हैं, चैनल या कैरियर की तरह काम करती हैं, जहाँ से होकर के एक रास्ता दिया जाता है कि भैया आप यहाँ से होकर के अंदर एंटर कर जाओ। ठीक है, पाइरूवेट को एंटर कराया जा रहा है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे हम, पाइरूवेट ट्रांसलोकेज, पाइरूवेट ट्रांसलोकेज कहेंगे। पाइरूवेट यहाँ से होकर के एंटर कर जाएगा। ठीक है, अब पाइरूवेट जब एंटर करेगा अंदर, देखिए पाइरूवेट जब एंटर करेगा अंदर तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, पाइरूवेट का ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, मैं बताऊंगी कंप्लीट स्टेप क्या है, लेकिन आपको एक इंफॉर्मेशन दे रही हूँ कि पाइरूवेट का क्या किया जाएगा, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन जब पाइरूवेट का किया जाएगा तो पाइरूवेट है 3 कार्बन का कंपाउंड। देखिए डीकार्बोक्सिलेशन से क्या मतलब है कि एक कार्बोक्सिल ग्रुप हम बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप जब बाहर निकालेंगे तो 3 कार्बन का कंपाउंड कितने में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 कार्बन के कंपाउंड के अंदर। इस स्टेप में क्या किया जाता है, पाइरूवेट के साथ में किसको कनेक्ट किया जाता है, एसिटिल कोएंजाइम को ऐड किया जाता है। जब पाइरूवेट में से CO2 निकल जाएगी तो यह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटिल कोएंजाइम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। एसिटिल कोएंजाइम के अंदर पाइरूवेट कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर क्या निकल जाएगी, CO2 निकल जाएगी। देखिए एसिटिल कोएंजाइम की आपको स्ट्रक्चर बताती हूँ कैसी है। एसिटिल कोएंजाइम, यहाँ पर कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होगा, पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, जहाँ पर 3 एंजाइम का क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स के अंदर, और वहाँ पर पाइरूवेट का ऑक्सीडेशन किया जाएगा एसिटिल कोएंजाइम के अंदर। तो देखिए पाइरूवेट के एसिटिल कोएंजाइम की स्ट्रक्चर कैसी है, C+O CH3 S कोएंजाइम 8। ठीक है, ये क्या है, एसिटिल कोएंजाइम की स्ट्रक्चर है। देखिए यहाँ पर क्या किया जाएगा, पाइरूवेट का एसिटिल कोएंजाइम के अंदर कन्वर्जन किया जाएगा। तो ये जो एंजाइम है, यहाँ पर कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होगा, मल्टी फंक्शनल एंजाइम है, मल्टी एंजाइम है, जिसे कहेंगे हम पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। देखिए यहाँ पे लिखती हूँ पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कन्वर्ट करेगा पाइरूवेट को इनटू दी एसिटिल कोएंजाइम ए। पाइरूवेट को एसिटिल कोएंजाइम ए के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा, और जब कन्वर्ट किया जाता है तो यहाँ पर क्या होगा, एसिटिल कोएंजाइम ए का प्रोडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन जब किया जाता है यहाँ पर क्या किया जाएगा, ऑक्सीडेटिव, ये जो पाथवे है कैसा है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है, CO2 क्या की जाती है, प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, CO2 बाहर रिलीज की जाएगी और NADH का क्या किया जाएगा, प्रोडक्शन किया जाएगा। ओके, देखिए कंप्लीट, ये आपको रफ कर दूं, ये रफ कर दूं तभी लिख पाऊंगी मैं। ठीक है बच्चों, ये रेस करती हूँ, इसके बाद आपको बताती हूँ कि कैसे पाइरूवेट जो है वो डिहाइड्रोजिनेज के अंदर क्या कौन से एंजाइम होते हैं। एक तो पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज के कॉम्प्लेक्स के नाम लिखाती हूँ कि कौन कौन से 3 एंजाइम जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, और इसके साथ में कुछ को एंजाइम होते हैं जो कि साथ में प्रेजेंट होते हैं। पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज, इसके पास में क्या है, यह क्या है, मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, बहुत सारे एंजाइम का क्या होता है, इसके अंदर 3 एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, 3 एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, E1, E2 एंड E3। E1 को क्या कहा जाता है, पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज, पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज कहा जाएगा E1 को, पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज। E2 को कहा जाएगा आपका डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज, डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज। और E3 को कहा जाएगा बच्चों आपका डाईहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज, डाईहाइड्रोलिपोइल
डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। E1, E2, E3 ये जो 3 एंजाइम हैं, इन तीनों को मिलाकर के ही क्या कहा जाता है, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स होता है। पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स होता है, मल्टी एंजाइम होता है ये, ठीक है। यहाँ पर क्या किया जाएगा, पाइरुवेट से, पाइरुवेट क्या आपको स्ट्रक्चर मैंने बता दी, पाइरुवेट से पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स की प्रेजेंट में क्या किया जाएगा, यहाँ पर NAD को किस में कन्वर्ट किया जाएगा, NAD प्लस को किस में कन्वर्ट किया जाएगा, NADH प्रोड्यूस होगा, ओके। और पाइरुवेट को किस में कन्वर्ट किया जाएगा बच्चों, एसिटिल को एंजाइम के अंदर, ठीक है। एसिटिल को एंजाइम में ये क्या है, 2 कार्बन का कंपाउंड है और ये क्या है, 3 कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है। प्लस यहाँ पर क्या होगी, CO2 रिलीज होगी। देखिए CO2 यहाँ पर रिलीज होनी स्टार्ट हो गई है, लेकिन कंप्लीट अभी भी ऑक्सीडेशन इसका नहीं हुआ है। तो ये जो एसिटिल को एंजाइम है ये किस में एंटर करेगा, आगे क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर करेगा। क्रेब्स साइकिल हम क्या करेंगे, कल पढ़ेंगे। देखिए इसके अंदर बताती हूँ कि ये जो कोएंजाइम का कॉम्प्लेक्स होता है, यहाँ पर कुछ कोफैक्टर होते हैं, इसके पास में कौन कौन से कोफैक्टर होते हैं, E1 जो है वो इसके पास में कोफैक्टर होंगे, कोफैक्टर इसके पास में होते हैं TPP, थायमीन पायरोफॉस्फेट, ठीक है, TPP होते हैं। और जो E2 होता है इसके पास में होता है लिपोइक एसिड और कोएंजाइम A, ठीक है। E2 के पास में होता है लिपोइक एसिड और कोएंजाइम A होते हैं। और जो E3 होता है इसके पास में क्या होते हैं, NAD प्लस और कौन से होते हैं, FAD प्लस, ठीक है। NAD प्लस और FAD प्लस क्या होते हैं, E3 के पास में होते हैं। E1 के पास में कोफैक्टर होते हैं TPP, E2 के पास में होते हैं लिपोइक एसिड और कोएंजाइम A, और E3 के पास में होते हैं NAD और FAD प्लस। देखिए पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज का काम क्या है, इसके पास में 3 एंजाइम का इन्वॉल्व होता है, को एंजाइम इसके पास में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये एंजाइम क्या करता है, पाइरुवेट का 3 कार्बन का कंपाउंड है उसको एसिटिल को एंजाइम ए के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा, NADH का प्रोडक्शन किया जाएगा। देखिए अब हमने वहां पर देखा कि 7 ATP प्रोड्यूस हुए थे, यहाँ पर भी हमें 2 ATP मिल गए भाई, 2 NADH बन रहे, मतलब कि यहाँ पर भी 2 ATP का क्या हो गया है, प्रोडक्शन हो गया। तो टोटल अब हमने आज तक हमने क्या देख लिए हैं कि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर 2 ATP तो यहाँ पर प्रोड्यूस हो गए हैं पाइरुवेट के ऑक्सीडेशन में, ठीक है। पाइरुवेट ऑक्सीडेशन के अंदर 2 ATP बन गए हैं, और हमारे पास में जो 7 ATP हैं, 7 ATP इन ग्लाइकोलाइसिस, 7 ATP ग्लाइकोलाइसिस, तो टोटल 9 ATP हमने आज देख लिए हैं, 7 + 2 9 ATP, ठीक है। बाकी हम क्या करेंगे, कल पढ़ेंगे क्रेब्स साइकिल में आपको कल पढ़ाऊंगी, जहां पर आप देखेंगे कंप्लीटली ऑक्सीडेशन कैसे होगा, CO2 और वाटर मॉलिक्यूल जो रिलीज होते हैं बाहर, ठीक है बच्चों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।